हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका अगेन हमारे साइंस सीरीज में, जिसमें हमने ऑलरेडी पार्ट 1 कवर कर चुका है ऑफ द 10th एसएससी। आज जो हम पार्ट कवर कंटिन्यू करेंगे वो है पार्ट 2। जो चैप्टर का नाम है वो है लाइफ प्रोसेसेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, दैट इज सेकेंड चैप्टर ऑफ योर बुक। हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी खत्म कर लिया, उसका पूरा कंप्लीट 4 सीरीज जो पार्ट्स थे वो कम्प्लीटली अपलोड कर दिए, तो आप जाके वहां से भी वीडियो देख सकते हैं। और ये हमारा जो चैप्टर है इसके पहले वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। वहाँ पे जो भी डाउट्स थे हमारे जो हो सकते हैं फ्यूचर में, वो सब डिस्कस कर लिए थे। तो उसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं आज का पार्ट 2। और जैसा कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये लाइफ प्रोसेसेस के बारे में कि वेरियस ऑर्गेनिज्म में लाइफ कैसे काम करती है। और स्पेसिफिकली जब ये चैप्टर पढ़ते हैं हम लोग, तो एनर्जी की बात हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसलिए ये उससे रिलेटेड इमेज है। तो शुरू करते हैं हम। तो NADH2 लास्ट टाइम हमने यहाँ पे छोड़ा था कि NADH2 का फुल फॉर्म क्या होता है। तो NADH2 क्या होता है? निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। और FADH2 का होता है फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये क्या है? ये एंजाइम्स हैं जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सेल्यूलर एंजाइम के नाम बताओ जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। तो उनका नाम होगा NADH2 एंड FADH2। तो बॉक्स मटेरियल आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और एक ऊपर है जो पार्ट कवर करना है कि ATP, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका नाम है। ठीक है, ट्राई का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 3 फॉस्फेट। और एडेनोसिन क्या है? हमारा शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। एडेनिन वहां पे नाइट्रोजन बेस होता है और राइबोस शुगर होता है। तो एडेनोसिन नाम वहां से पड़ा। इज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एंड इज एन एंड एनर्जी इज स्टोर्ड इन द बॉन्ड बाय द फॉस्फेट। तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था, 3 फॉस्फेट ग्रुप थे इसे अटैच करके रखा था। ये एक दूसरे से, यहाँ पे राइबोस शुगर था ऐसा एक हमारा, उससे अटैच था। राइबोस शुगर से अटैच था हमारा नाइट्रोजन बेस। तो इस तरह से अटैच थे। तो अगर बॉन्ड टूटता है तो क्या निकलती है? एनर्जी। तो इसी बॉन्ड में उसने एनर्जी स्टोर करके रखी है। तो ये बॉन्ड जब टूटते हैं तो एनर्जी निकलती है। दीज मॉलिक्यूल्स आर स्टोर्ड इन दिस सेल एज पर नीड। जैसी हमारी होती है नीड, वैसे उसी के अकॉर्डिंग ये स्टोर किया जाता है। प्लस कभी कभी हम एक्सेस ऑफ फूड खाते हैं तो वो भी वो स्टोर करके रखा रहता है। वो फूड को ना कि ग्लूकोज, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करके रखता है, फैट बन जाता है जो अल्टीमेटली बहुत दिन के बाद। ठीक है, तो ऐसे स्टोर करके रखता है। तो एक्सरसाइज के थ्रू क्या करते हैं? हम इसी को रिवर्स करते हैं और इसी को यूज करके ATP जनरेट करते हैं और हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। केमिकली ATP is triphosphate molecule formed from the adenosine ribonucleoside। ठीक है, तो क्या है? ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट, एडेनोसिन राइबोन्यूक्लियोसाइड जहां पे राइबो शुगर है और एडेनिन क्या है? वहां पे हमारा नाइट्रोजन बेस है, जिसके अंदर नाइट्रोजन बेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। ठीक है, सिंपल सा नाम है। इट कंटेन्स अ नाइट्रोजनस कंपाउंड एडेनिन एंड पेंटोज शुगर। पेंट का मतलब क्या होता है? 5। तो 5 कार्बन वाला। तो देखिए मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन। तो ऐसे करके अटैच रहता है वो पेंटोज, दैट इज राइबोज शुगर एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप। तो 3 फॉस्फेट ग्रुप। तो हमारा ये पहला ग्रुप हुआ, ये दूसरा ग्रुप हुआ, ये तीसरा, और हमारा नाइट्रोजन बेस यहाँ पे था। As per the need, energy is derived by breaking the phosphate bond of the ATP, जो पहले हमने समझाया। Hence, ATP is called as the energy currency of the cell। ठीक है, आपका बैंक जो है वो आपका एनर्जी का स्टोरेज है, लेकिन जो बैंक से आप पैसा निकालते हो, वो मनी जो निकालते हो वो आप यूज करते हो लाइफ में। इसी तरह से उसे हम क्या बोलते हैं? मनी, करेंसी बोलते हैं कि इंडियन करेंसी। इसी तरह से हमारे पूरे जो बॉडी में एनर्जी स्टोर है उसको यूज करने के लिए हम कौन सी करेंसी यूज करते हैं? हम एनर्जी करेंसी यूज करते हैं, उसका नाम है ATP। हमारी इंडियन करेंसी है रुपी और उनकी है US की डॉलर। तो इसी तरह से बॉडी की एनर्जी करेंसी क्या है? ATP है। तो याद कर लीजिए। इसी तरह से आपको पावर हाउस अलग नाम है। पावर हाउस किसको बोलते हैं? पावर हाउस आपका है बैंक, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं पावर हाउस, और वो हमारा बैंक जैसा काम करता है। जैसे हमने ये मनी का एक एग्जांपल लिया था। तो करेंसी कौन सी? एनर्जी करेंसी, दैट इज ATP।
स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन बेस है, एक हेक्सागन प्लस पेंटागन के मिलने से ये बना है। ये नाइट्रोजन बेस है, यहाँ पे 5 अरे सॉरी हमारा शुगर है जिसमें 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, और ये हमारे फॉस्फेट ग्रुप है 2 और 3। इनके बीच में देखिए ये एनर्जी ब्रेकिंग का उसने दिखा के रखा है। एक सेकंड से करता हूँ कि यहाँ पे अगर एनर्जी ब्रेक हो जाए ये वाले पोजीशन पे तो हमें क्या मिलेगा, ट्राई से डाइफॉस्फेट बन जाएगा। तो ये एडीपी है, डाइफॉस्फेट है, क्योंकि इसके बाद 2 फॉस्फेट हैं। ये एटीपी है, इसके पास 3 फॉस्फेट हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे कंप्लीटली चार्ज है, इसके पास एनर्जी बहुत है तो इसने बॉन्ड तोड़ के एनर्जी दे दी। ठीक है, तो इससे हमारा ये हो जाता है। अब चलते हैं आगे। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का क्या होता है, मतलब 2 टाइप के कंपाउंड आपके होते हैं, ये आप अपने इस स्टैंडर्ड में से एक होता है कार्बनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जिसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक मतलब जो कार्बन से बना हो। ठीक है, जो भी कार्बन से बना उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और बाकी सब कार्बन को छोड़ के इनऑर्गेनिक के अंदर क्वालिफाई करते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। फॉस्फेट क्या है, एक हमारा एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से अटैच है, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के अटैच होने से सॉरी बना है फॉस्फेट, दैट इज अ कंपाउंड सॉरी। इफ देयर इज इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन आवर बॉडी। इनसफिशिएंट मतलब क्या, आप भूखे बहुत है, ये जनरली कब होगा, जब आप एक्सरसाइज करोगे या आप फास्ट करते हो। आपको कंडीशन समझते रहेंगे, कोई आपको अगर क्वेश्चन पूछे कि बताओ कैसे कौन सा है, तो ये रियल लाइफ में भी हम बता सकते हैं लोगों को, इतनी जनरल चीज़ें हैं। ठीक है, फास्ट कर रहे हैं हम लोग, एक्सरसाइज कर रहे हैं, या हम भूखे हैं मतलब हम हंगर है हमके हमारे अंदर, तब ये सब कंडीशन में हमारे इधर कार्बोहाइड्रेट कम रहती है। या तो मैं कार्बोहाइड्रेट खा ही नहीं रहा हूँ, कंज्यूम ही नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब सिर्फ मैं प्रोटीन खा रहा हूँ। जो आपने देखा रहेगा जो थिन होना चाहते हैं फैट लोग, जब जो मतलब मोटे लोग थिन होना चाहते हैं तो उनका कार्बोहाइड्रेट पहले कट किया जाता है, सो दैट कि उनकी बॉडी और मटेरियल यूज करे। देखते हैं कैसे। कार्बोहाइड्रेट्स इन बॉडी ड्यू टू एक्सेप्शनल कंडीशन लाइक फास्टिंग, हंगर, देन लिपिड्स जो फैट होते हैं एंड प्रोटीन्स आर यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो हमारी बॉडी में जब कार्बोहाइड्रेट कम रहती है तो हमारी बॉडी किसका यूज करती है, हमारी बॉडी यूज करती है लिपिड्स और प्रोटीन को। इन द केस ऑफ लिपिड्स दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड। सो लिपिड कन्वर्ट होता है फैटी एसिड में, वेयर एज प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड। मैं बताऊंगा एक डायग्राम के थ्रू आपको। फैटी एसिड्स एंड अमाइनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, और एनर्जी इज ऑफ्टन टू द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो इससे हमको पूरा एनर्जी मिल जाता है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। क्रेब्स साइकिल इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ, एक सेकेंड। कि समझिए ये आपका लिपिड है, वो किस में कन्वर्ट होता है, पहले फैटी एसिड के अंदर। ठीक है, फैटी एसिड फिर किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए, जो हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस में भी कन्वर्ट हुआ था। मैं सिर्फ ये एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ ताकि किन चीज़ें कनेक्ट हो पाएँ। ग्लूकोज जो था वो पहले पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ था ग्लाइकोलिसिस के थ्रू, पायरुविक एसिड, वो अल्टीमेटली कन्वर्ट हुआ था एसिटाइल कोएंजाइम ए में। इसी तरह से प्रोटीन, प्रोटीन क्या होता है, ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड से चेन रहती है, गोले गोले बहुत सारे, ऐसे समझाने के लिए हम लोग करते हैं, बहुत सारे एक सिंगल अमाइनो एसिड में दिखा रहा ये है। ऐसे फैटी एसिड बहुत सारे ऐसे मल्टीपल फैटी एसिड से बनी होती है। तो ये एक यूनिट को क्या बोलते हैं, प्रोटीन के अमाइनो एसिड। और सेम लिपिड्स का एक यूनिट क्या होता है हमारा, फैटी एसिड। तो ये भी बाद में टूट के किस में कन्वर्ट होता है, एसिटाइल को एंजाइम ए के अंदर। और एसिटाइल को एंजाइम हमारा क्रेब्स साइकिल के अंदर जाता है, प्लस ईटीसी के अंदर जाके ये क्या करता है, एटीपी बनाता है, और एटीपी से हम लोग क्या निकालते हैं, एनर्जी। सिंपल,
तो मतलब क्या होता है, जब हम लोगों को बोलते हैं कि आप खाना कम खाइए, तो खाना कम खाने से वो क्या कम खाते हैं, ग्लूकोज कम खाते हैं। तो इसकी वजह से बॉडी क्या यूज़ करती है, वो उनका लिपिड और प्रोटीन यूज़ करते हैं। प्रोटीन लॉस पहले बॉडी हमारा जो रहता है वो देखती है कि शॉक कंडीशन में वो प्रोटीन भी यूज़ कर लेती है। जब बहुत ज़्यादा नीड हो जाती है हमारी बॉडी की एनर्जी की, तो प्रोटीन को भी तोड़ना शुरू करती है। अदरवाइज फर्स्ट वो तोड़ती है ग्लूकोज को, जनरली फिर सेकेंड तोड़ती है फैट्स को, फिर थर्ड पे आती है वो प्रोटीन पे। तो लेकिन शॉक कंडीशन में वो क्या करती है, लिपिड्स और फैट दोनों को तोड़ना शुरू कर देती है। जैसे उसको जो मिल जाएगा उसको तोड़ती है शॉक कंडीशन में। तो जैसे कि हम मोटे लोग हैं, अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी बॉडी में, और वो ग्लूकोज को रोक रहे हैं, ठीक है, तो उनकी बॉडी में क्या होता है, फैट टूटते रहता है और वो साइड बाय साइड प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, तो मसल भी गेन होती जाती है उनकी। तो ये अच्छी चीज़ रहती है। और कभी आप जो हमारा बेगर रोड पे रहता है, आप देखे रहेंगे उनके, उनकी जो बॉडी, उनकी जो बोन्स हैं, वो भी दिखाई देने पड़ती हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन की वजह से। तो क्या होता है, उनकी बॉडी को ना ग्लूकोज मिलता है, ना उनकी बॉडी को लिपिड मिलता है, ना उनकी बॉडी को हमारा प्रोटीन मिल रहा है। तो उनकी बॉडी क्या करती है, ग्लूकोज तो मिल ही नहीं, लिपिड भी तोड़ चुकी होती है, अब प्रोटीन को तोड़ना शुरू करती है। इसलिए वो पतले होते, थीन होते चले जाते हैं। तो आपको सब समझ में आना चाहिए कि बॉडी कैसे क्या यूज़ कर रही है। अब चलता हूँ मैं अपने चैप्टर में। तो ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना है। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस वाज डिस्कवर्ड बाय द थ्री साइंटिस्ट। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ईएमपी पाथवे ग्लाइकोलिसिस को बोलते हैं, और इन्हें इसी की वजह से क्या मिला था, जो सर हैंस क्रेब था, साइक्लिकल रिएक्शन ऑफ द ट्राई कार्बोलिक एसिड, तो टीसीए साइकिल भी उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ईएमपी पाथवे वहीं से आया था। तो ये रिएक्शन जो था क्रेब साइकिल ने, क्रेब ने दिया था, सर हैंस क्रेब ने, इसलिए उनका नाम आया यहाँ पे, क्रेब साइकिल भी बोला गया, और उन्हें नोबेल प्राइज मिला इसकी वजह से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे अब आ गया हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन यूज होता है। सिंपल सी बात है, O2 यूज होगा तो एरोबिक, O2 जब नहीं यूज होगा तो वो क्या हो जाएगा, O2 नॉट यूज, O2 बहुत ज़्यादा तो यूज। तो ये होता है। तो देखिए, लिपिड्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट किया, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड में, और कार्बोहाइड्रेट को या ग्लूकोज को जैसे ग्लाइकोलिसिस के थ्रू पायरुविक एसिड में। फिर ये तीनों के तीनों यहाँ से इसमें कन्वर्ट होते हैं पायरुविक एसिड, एंड ये सब एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर, एसिटाइल कोएंजाइम जाता है क्रेब साइकिल के अंदर, वो देता है CO2H2O प्लस एनर्जी। तो ये सब जानते हो, मतलब क्या, इनका चेन यहाँ तक अलग रहता है, इसके बाद पूरी बॉडी में सेम चेन फॉलो होता है। ये इवन आप 12th के बाद भी बच्चे डिस्कस करते हैं कि जब हमारी बॉडी फैट तोड़ती है तो वो क्या करती है, उसको कौन से साइकिल से फॉलो करती है, या अमाइनो एसिड को अगर तोड़ती है तो उससे एनर्जी कौन से साइकिल से। सिंपल सा आंसर आप जानते हैं कि उनका स्टार्टिंग मटेरियल अलग अलग है, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड से पायरुविक एसिड, लेकिन ये तीनों कन्वर्ट होते हैं किसमें, एसिटाइल कोएंजाइम में, और उसके बाद वो क्रेब साइकिल, नॉर्मल जो हम लोग ग्लाइकोलिसिस में पढ़े थे वही साइकिल, और उसका जो क्रेब साइकिल फिर वो सब वही साइकिल फॉलो कर लेती है। सिंपल सा आंसर है इसका, इंटेलिजेंट आंसर भी कहेगा अगर आप दे पाते हैं तो। अब क्या बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम आप समझ लीजिए, नीचे भी हम वही पढ़ेंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, सेम ग्लूकोज जो कार्बोहाइड्रेट से होता है, तो ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हुआ, देखिए सेम पायरुविक एसिड में सब में कन्वर्ट हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है, अगर ये फर्मेंटेशन के लिए चला जाए, तो देखिए तीनों स्टेप में फर्मेंटेशन दिखा रहा है, तीनों के तीनों में अगर जो रहेंगे हमारे फर्मेंटेशन जाएंगे, लेकिन कभी अल्कोहल बन सकता है, कभी लैक्टिक एसिड बन सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है, ये करता है ईस्ट, ये होता है हमारा मसल सेल्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन के अंदर, ठीक है। और माइक्रोब सब लोग क्या बनाते हैं, विनेगर बनाते हैं, कोई कोई विटामिन। तो आप किस ये साइंस के चैप्टर में, 7th चैप्टर में और 8th चैप्टर में, ये जो विनेगर बनाना, विटामिन बना, इसका यूज़ है। हमको फर्मेंटेशन खराब नहीं समझना, हर फर्मेंटेशन खराब नहीं होता, जैसे कि वाइन हुई, अल्कोहल हुआ, प्लस आपके बहुत सारे जैसे इडली हुआ, डोसा हुआ, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट फर्मेंटेड होते हैं, इन्हें फर्मेंट किया जाता है कि ताकि हम जो खाने लायक प्रोडक्ट ले पाएँ। इसी तरह न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी इनका यूज़ होता है। आपको ये डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये डायग्राम को उल्टा करके दिखा देता है कि ईस्ट के अंदर क्या होने से क्या बनता है, वेरियस माइक्रोब्स के अंदर फर्मेंटेशन से क्या प्रोडक्ट बनता है, और हमारे मसल सेल अनेरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बनाते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो आपको ऐसे भी याद रखना है, उल्टा प्रोसेस भी याद रखना है इसका, ठीक है। तो तीनों के तीनों क्या होंगे, पायरुविक एसिड में ही कन्वर्ट होते हैं। अब पायरुविक एसिड का फर्मेंटेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
चलेंगे तो हम पढ़ते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। और अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं तो लाइक जरूर दबाना, और एंड में पूरा वीडियो देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ताकि हम लोग एक साथ और आगे सब लोग बढ़ते रहें। एनर्जी प्रोडक्शन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म थ्रू एनेरोबिक रेस्पिरेशन। एनेरोबिक का मतलब मैं बता दिया हूँ कि एयर के एब्सेंस में, ए से एब्सेंस ऑफ एयर। सम ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट लिव इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नहीं रह सकते मतलब क्या, ऑक्सीजन वो ऐसी कंडीशन में थे जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होता है, जैसे कि बैक्टीरिया। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है कि विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड एट वेरी डेडलीस्ट प्लेसेस ऑल्सो इन दी होल यूनिवर्स। आप ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा जिसको आप हर जगह पा सकते हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने कभी ये सब इन्वेंट किया है कि नहीं, लेकिन आप उनको वहाँ पे पाओगे ही। वो कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उस अच्छा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स वो इतना बोलते हैं ना, कंडीशन को, सराउंडिंग को इतना ज़्यादा समझ चुका है कि वो इवन लावा जहाँ निकलता है वो प्लेसेस पे भी पाया गया है। सोचो, इतना हॉट कंडीशन के सराउंडिंग में भी वो पाया गया, जहाँ पे ह्यूमन नहीं रहते, कोई एनिमल, कोई कुछ भी नहीं था, लेकिन ये स्पीशीज रहती है। आप हमें उसका नाम बताएंगे। एग्जाम्पल, मेनी बैक्टीरिया सच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। तो अब कंडीशन उनके सराउंडिंग में अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करेंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी क्यों प्रोड्यूस करना है? ताकि वो अपने को रिप्रोड्यूस कर पाए, अपने जैसे बैक्टीरिया अपने से बैक्टीरिया बना पाए। वायरस, चलो वायरस तो आउटर इसमें डेड ही रहता है, वो हमारी बॉडी में आता है तो अलाइव होता है। या दूसरे मैं ले लूँ छोटे छोटे एनिमल्स, या अपने कीड़े मकोड़े ले लूँ, इंसेक्ट्स ले लूँ, उनको क्यों अपने जैसे रिप्रोड्यूस करना होता है? क्योंकि ताकि वो सर्वाइव कर पाए। तो ये सब एनर्जी से रिलेटेड है। एवोल्यूशन प्लस एनर्जी अगर हम जोड़ते हैं तो नीड पता चलती है। ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन आर टू स्टेप्स of anaerobic respiration. Glucose is incompletely oxidized and less amount of energy is obtained in this type of respiration. क्या बोलना चाह रहा है? जब ग्लूकोज का इनकम्प्लीट होगा, इनकम्प्लीट मतलब पूरी तरह से वो ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, तो क्या होगा? जैसे कि हमने केस ऊपर देखा था यहाँ पे, तो उसका भी क्या हो जाता है, उसको हम लोग फर्मेंटेशन लेके क्या होते हैं, प्रोडक्ट बना देते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में इसका मतलब अलग है ग्लाइकोलिसिस का। अगर हम हमारी बॉडी में अगर ये इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो हम क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड। बैक्टीरियाज क्या बनाते हैं, वेरियस टाइप बैक्टीरियाज क्या बना देते हैं वो लोग, विनेगर, ऐसे करके वो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। और यही अगर हमारे फंगस में हो जाता है तो वो लोग क्या बनाते हैं, ईस्ट टाइप मटेरियल रहता है, वो लोग क्या करते हैं, अल्कोहल बना देते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्यों? क्योंकि मैं बता दूं आपको कि इस साइकिल में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो सिर्फ 2 एटीपी की रहती है। जैसे हमने पढ़ा था, हमारे 36 एटीपी ग्लाइकोलिसिस में एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से टूटने पे बना था। ठीक है, तो ये 36 एटीपी दे रहा था। मैं क्लियरली लिख लेता हूँ एक बार। एरोबिक का क्या रिएक्शन था हमारा, एरोबिक का 6C6H12O6 टूट के क्या दे रहा था, 6CO2 प्लस 6H2O प्लस हमको क्या देता था, एनर्जी। एटीपी लिखता हूँ इसके पे 36 नेट लिख रहा हूँ। जानते हैं नेट और टोटल 38 होते हैं, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कैसे होता है ये। आप इसका कमेंट सेक्शन में, जिसने वीडियो नहीं देखा, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दिया कि टोटल हमको कैसे सिर्फ 38 एटीपी मिलता है और नेट जस्ट 36। 2 एटीपी कहाँ गायब हुआ और कौन से स्टेप में गायब हुआ? ठीक है, वहीं पे एनारोबिक का कैसे आप लिख सकते हैं, या आपको बुक पे दिया नहीं गया है। सेम C6H12O6 तोड़ेंगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड किसी किसी में मिलेगा, किसी किसी में हमको अल्कोहल मिलेगा, किसी में हमको क्या मिलेगा, विनेगर, ऐसे मटेरियल मिलेंगे। प्लस सिर्फ 2 एटीपी मिलती है। सो एनर्जी कम हुई क्योंकि ये मॉलिक्यूल बने हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है,
पायरिक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक एसिड। फिर से ऑर्गेनिक एसिड का मतलब क्या होता है, ये नहीं कि आज जो हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ये, वो ऑर्गेनिक नहीं है। ये जैसे मैंने पिछला स्लाइड में, जैसे बुक के पिछले पेज में बताया कि ऑर्गेनिक का मतलब होता है कार्बन वाले एसिड। सिर्फ एक मैं थोड़ा सा नोट दे देता हूँ आपको कि क्या होता है, क्योंकि आपको साइंस वन में ऑलरेडी पढ़ना होगा। एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, फिर से लिखता हूँ, ऑर्गेनिक एसिड जिसमें आता है, जैसे कि आपने विनेगर का नाम सुना है तो इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। सो कार्बन वाला एसिड है ये, और ये COH कार्बोक्सिलिक एसिड है। कुछ नहीं, ये आप सिर्फ थोड़ा कार्बन चैप्टर हम लोग भी पढ़ाएंगे आपको, जब पढ़ोगे तो आपका सब ये सब सेंस करने लगेगा, और आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लोगे तो आप बोलोगे कि हाँ पहले से हमने ये सुन के रखा है। क्या होता है, वर्ड्स पहली बार में बहुत सारा वर्ड सुनो, फिर बहुत सारे वर्ड को याद करो, और फिर उसके बाद उन्हें एग्जाम में तुरंत लिखना होता है, आपके 2-2 महीने वाले एग्जाम में, तो ये टफ गिरता है। लेकिन आप एक चीज़ बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम का पीरियड आप नहीं डिसाइड कर सकते, और ये याद करने वाला आपको मतलब आप एग्जाम के हिसाब से याद करते हो। लेकिन ये वाला पार्ट जो आपको नए नए नाम आते हैं वो आप कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ ऑर्गेनिक एसिड क्या होगा, और एक इनऑर्गेनिक एसिड होता है, इनऑर्गेनिक एसिड वो क्या होता है, जैसे कि आपने सुना है HCl, ये एसिड है, H2SO4 ये एक एसिड है, H2CO3 ये कार्बोनिक एसिड है। ऐसे आपने एसिड्स के नाम सुने होंगे, ठीक है। तो ये इनऑर्गेनिक है, देखिए इसमें कार्बन कहीं नहीं, ये Cl है, क्लोरीन है, कार्बन नहीं है ये, नहीं तो बहुत बच्चे बोलेंगे ये तो C तो है, कार्बन है, तो देखिए यहाँ पे कार्बन नहीं है, ठीक है। तो ये हमको ध्यान रखना है। और इसमें एसिडिक ग्रुप H+ की वजह से, जैसे कि H2CO3 में हमारा C है, लेकिन क्या है इसके अंदर जो एसिडिक कैरेक्टर है वो H+ के वजह से है। यहाँ पे जो हमारा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के वजह से है, ये याद रखना। और जो उसके अलावा ग्रुप के अलावा ये जो ग्रुप अटैच है CH3 ये कार्बन से बना, तो ये फर्क होता है कार्ब अपना ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। तो सेंस बनाते चलिए, तो ऑर्गेनिक एसिड कौन से बने हमारे, ये लैक्टिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, ये वीक एसिड है, मतलब COH ग्रुप वाला है ये, ठीक है। जैसे कि ये आप छोड़ सकते हो कि ये ऑर्गेनिक एसिड किसको बोल रहा है, ऊपर लैक्टिक एसिड बोला, यहाँ ऑर्गेनिक, कंफ्यूज नहीं होना, उसी को बोल रहा है ऑर्गेनिक एसिड। और अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम इन दिस प्रोसेस, एंजाइम के बिना तो कोई प्रोसेस खत्म ही नहीं है, क्योंकि एंजाइम का ना काम क्या होता है, पूरा पूरा बॉडी में एंजाइम का एक ही काम है, कैटालिसिस, रिएक्शन को फास्ट करना काम होता है एंजाइम का। दिस इज कॉल्ड एज द फर्मेंटेशन। सम हायर प्लांट्स, एनिमल्स एंड एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, एरोबिक मतलब जिनके पास एयर है, जो परफॉर्म कर सकते हैं ऑक्सीजन के कंप्लीट प्रेजेंस में, वो भी क्या करते हैं, एनोरेबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। एनिमल्स मतलब ह्यूमंस ले सकता हूँ, हाइयर प्लांट्स में भी सेम वैसी होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं, रात को करते हैं वो लोग, नाइट में करते हैं एक्चुअली रेस्पिरेशन करते हैं वो लोग, और डे में वो लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये ध्यान रखना आपको। डे में फोटोसिंथेसिस, नाइट को वो लोग रेस्पिरेशन। इसलिए आपको बोलते हैं पुराने पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और वो अगर आप इनहेल करोगे तो आपकी डेथ होने के, अगर बुढ़ा लोग कोई तो डेथ होने के चांसेस रहते हैं। इंस्टेड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इफ देयर इज डिप्लीशन इन दी ऑक्सीजन लेवल इन द सराउंडिंग। देखा यहाँ पे बोला नहीं है कि एब्सेंस, जैसे कि मैं ऊपर ड्रॉ कर रहा था, मैंने लिखा था यहाँ पे लेस, ऑक्सीजन के एब्सेंस या उसकी कमी में लेस होना चाहिए, तो वो लोग क्या करते हैं, एनोरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। तो ये घुमा फिरा के सेम बात कर रहे हैं। अब एग्जांपल्स देखना, सीड परफॉर्म एनोरोबिक रेस्पिरेशन इफ सॉइल इज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है, जब आपका सीड होता है, जर्मिनेशन एक बहुत अच्छा प्रोसेस, जहाँ पे क्या होता है, सीड जब सॉइल में जाता है और अपना रेडिकल और प्लिम्यूल निकालता है। रेडिकल प्लिम्यूल आप लोग जानते होंगे, या नहीं भी जानते हो, थर्ड चैप्टर में अपना नाम आएगा। तो जब वो समझिए रूट और स्टेम डेवलप करने की तरफ है, रूट और स्टेम डेवलप करना है, मतलब पूरा प्लांट बनने वाला है सीड। तो वो जब पहली बार जमीन में गिर के जब अपने बॉडी से रेडिकल और प्लिम्यूल निकालता है तो उसे बोलते हैं जर्मिनेशन। सिमिलरली आवर मसल सेल ऑल्सो परफॉर्म्स एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहला एग्जाम्पल सीड्स हुए, जब वो लोग जमीन के अंदर जब कवर्ड है पूरे, तो वहाँ पे पता है आपको वो एयर कहाँ से पहुँचेगा, और वो भी पानी वाले में, तो एकदम चांसेस नहीं है ऑक्सीजन पहुँचने के, तो वो करेगा। दूसरा क्या होगा, हमारा मसल, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड बनाता है, परफॉर्मिंग दी एक्सरसाइज, ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस, तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब आप समझ सकते हैं कि एक एक हद के बाद जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप बोलते हैं अब ताकत मुझ में नहीं रहेगी। क्यों आपके पास ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि वो ग्लूकोज तोड़ तो रहा है,
लेकिन 38 एटीपी नहीं दे रहा है, वो सिर्फ 2 एटीपी दे रहा है आपको। अब बना रहा है एसिड, एसिड लैक्टिक एसिड, तो लैक्टिक एसिड बन रहा है ऊपर से। लैक्टिक एसिड से क्या होती है, हमारे जो बॉडी है वो सोर होने लगती है। सोर होने लगती है मतलब क्या, वो पेन देना शुरू होता है, हम लोग जिसको पेन बोलते हैं, तो वो सारनेस आने लगती है, प्लस और एनर्जी भी कम हो रही है। तो इसलिए आप एक हद के बाद एक्सरसाइज नहीं कर पाते हो, फिर आप रेस्ट करते हो, बॉडी को ऑक्सीजन देना शुरू कर देते हो। इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट्स ड्यू टू विच वी फील टायर्ड। ये चैप्टर इतना अच्छा है आपका इस बार का 10th का ना, कि आप हर एक चीज़ ना अपने बॉडी से लिंक करके बता सकते हो। आप पहले के चैप्टर्स जो थे, जो पहले सिलेबस को रट्टा मारना पड़ता था, उन्हें बाय हार्ट करना पड़ता है, लेकिन इस बार जो ये लोग ने 2 साल से चेंज करके अच्छा सिलेबस लाया, इसमें आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, हर जगह सोच सकते हो कि अच्छा मेरी बॉडी में ऐसा हो रहा है, आप फिजिकल लेवल पे इसे एक्सपीरियंस कर सकते हो। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन द लिवर। लीवर का एक बहुत ज़्यादा फंक्शन, लीवर को हम जब हम छोटे थे इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं देते जितना हम किडनी, हमारे हार्ट को और लंग्स को देते थे, लेकिन लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन करता है हमारी बॉडी का, ये ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, बायो बायो ट्रांसफॉर्मेशन करता है। मतलब क्या, आपके बॉडी में दवा एक्सेस में खाते हो तो उसको बॉडी से निकालने का काम हमारी बॉडी में, जैसे बोला ना, फैट को कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाना, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन को यूज़ करके ग्लूकोज बनाना, और ग्लूकोज से फिर ग्लाइकोजन जब बनाना, ये सब काम जो भी बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक चीज़ से दूसरा स्टेप में जाने के लिए कन्वर्जन में लीवर का यूज़ होता है, इसलिए इसे बायो ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। कि बायोलॉजिकली हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ऐसा चीज़ जो इसे ट्रांसफॉर्म करता है एक सब्सटेंस से दूसरे टाइप ऑफ सब्सटेंस में। क्योंकि हमारी बॉडी कोई भी चीज़ डायरेक्टली नहीं लेती, हमारी बॉडी बहुत प्रोटेक्टिव है। तो लीवर इतना अच्छा ऑर्गन है हमारे पास, क्योंकि लीवर का फंक्शन पूछो लोगों से तो कुछ भी बता देते हैं। ठीक है, तो यही होता है। तो कहाँ स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे लीवर के पास। एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, तो बोला था जैसे कि एक्सेस होता है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। व्हाट इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन, व्हाट आर दे मेड अप ऑफ। सोर्स ऑफ प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, जैसे आपने एग देखा होगा तो पीला वाला पार्ट जो रहता है फैट रहता है, व्हाइट वाला पार्ट जो रहता है वो एल्बुमिन प्रोटीन होता है। वो सबसे इजी प्रोटीन है जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और जो आप लोग मीट खाते हैं वो भी प्रोटीन है। तो फिर पनीर खाना लोगों का, मिल्क में प्रोटीन होता है, पनीर में पनीर हमारे प्रोटीन होता है। इसी तरह से आप फिश में प्रोटीन देख सकते हो, बहुत टाइप के प्रोटीन आप जानते हो। प्रोटीन्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल, ध्यान रखिए, मैक्रो मतलब मॉलिक्यूल मतलब क्या, ये जो ज़्यादा अमाउंट में हमारी बॉडी में है। ठीक है, माइक्रो मतलब क्या, छोटे अमाउंट में, थोड़े अमाउंट में, लेकिन इंपॉर्टेंट है। जैसे मेटल्स हमारी बॉडी में माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप उल्टियाँ करते हो या पसीना बहुत था तो आप जो एनर्जी ड्रिंक पीते हो उसके अंदर मेटल्स होते हैं, तो वो हमारी बॉडी को एनर्जाइज कर देते हैं, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। मैक्रो मतलब क्या, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, ये मैक्रो है। प्रोटीन, ये माइक्रो मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल जिनकी बॉडी में बिल्डअप में पूरा रोल है उनका। फॉर्म्ड बाय द बॉन्डिंग टुगेदर ऑफ मेनी अमाइनो एसिड, तो जैसे मैं पिछले स्लाइड में बता रहा था यहाँ पे कि ये बहुत अमाइनो एसिड कैसे गोल गोल बनाया था ना, गोल गोल ऐसे थे एक अमाइनो एसिड। फिर से बता देता हूँ इसे मैं, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है ये क्या होता है, ये ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड ऐसे गोल गोल ट्विस्टेड रहते हैं। प्रोटीन इतना इजी नहीं रहता है, समझिए ऐसे घूम फिर के रहते हैं अमाइनो एसिड, कैसे भी ट्विस्टेड रहेंगे वो लोग। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में ही बोला था कि प्रोटीन हमको जैसे समझाने के लिए हम लोग सिंपल ऐसा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, तो हमको लगता है कि हाँ यही है, लेकिन ऐसा सिंपल नहीं होता है, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है प्रोटीन। ये कौन है, सिंगल यूनिट अमाइनो एसिड्स हैं। अगर आपको वीडियो स्लो लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा के, आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते हैं, आप 1.5 या 2 का करके आप वहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो पार्ट आपको लगे कि एक्स्ट्रा जा रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा मैं कुछ भी आपको सिलेबस से हट के नहीं बता रहा हूँ, फिर भी आपको लगे तो आप स्किप मार सकते हो 5-10 सेकेंड का। ठीक है, अलावा इसके वही एक ऑप्शन बचा हमारे पास। तो चलते हैं नेक्स्ट, अमाइनो एसिड के बारे में आप जान चुके हैं। प्रो प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर कॉल्ड एज दी फर्स्ट क्लास प्रोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आपको डेफिनेटली या तो कोई स्टूडेंट या तो कोई टीचर या तो कोई एग्जाम में ये चीज़ पूछ ही लिया जाएगा कि व्हाट इज़ फर्स्ट क्लास प्रोटीन। तो जो एनिमल से मिले उन्हें बोला जाता है फर्स्ट क्लास प्रोटीन, क्योंकि हमको कुछ प्रोटीन प्लांट से भी मिलते हैं। मैक्सिमम प्रोटीन एक्चुअली आपको प्लांट से ही मिलते हैं, क्योंकि प्लांट्स को कौन खाता है, बर्ड्स खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, फिर वो एनिमल्स को हम खाते हैं।
तो समझी बात है कि बहुत सारा प्रोटीन खुद किसके पास से आ रहा है, प्लांट्स के पास से ही आ रहा है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि प्लांट्स, जो एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको क्विज टाइप क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन कौन देता है, प्लांट्स देता है कि एनिमल्स देते हैं अपने को। तो लोग बोलेंगे कि हाँ सबसे ज़्यादा प्रोटीन तो एनिमल में होता है। मैं वो अमाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वैरायटी की बात कर रहा हूँ, कितने टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। तो बहुत सारे टाइप के जो प्रोटीन हमारी बॉडी में नीडेड होते हैं, जैसे कि 23 कुछ बोलते हैं, इनकी हमारी बॉडी में जरूरत होती है। इसमें से मैक्सिमम हमको प्लांट से ही मिल जाता है। दोज अमाइनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन एंड सेल वाया ब्लड। तो ब्लड का क्या काम होता है, ये ट्रांसपोर्ट में काम करता है। हर एक न्यूट्रिएंट का, आरबीसी का, डब्ल्यूबीसी का, सब चीज का ये लेके जाता है। ये हमारा क्या है, जैसे कि ये रोड है, ये हमारा रोड है। मैं इसको ट्रक नहीं बोलूंगा, रोड है। ये हमारा कनेक्ट करता है हर जगह से। ये रोड पे चलते हैं सब, बस लोग ये सब। तो ये रोड के अंदर हमारे जो ये ब्लड के अंदर चलते रहते हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब चलते रहते हैं। फ्रॉम दीज अमाइनो एसिड organs and cells produce various proteins necessary for themselves and the whole body। जैसे कि आपकी जो बॉडी दिख रही है, वो मसल जो रहती है वो जनरली प्रोटीन की ही होती है। एग्जाम्पल्स गिवन आर एज द फॉलोइंग। अच्छा, सब मैक्सिमम बच्चे ये जो गोल, ये जो हमारा डायग्राम है वो छोड़ देते हैं। अब क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन अच्छे से 3 मार्क्स में आने के लिए कैपेबल है, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन्स के नाम दिए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जनरल नॉलेज के लिए भी, प्लस एग्जाम के लिए भी। स्किन में कौन से होते हैं, मेलेनिन। मेलेनिन जो, जिसकी वजह से काले लोग, अगर मेलेनिन ज़्यादा होता है तो उस जो काले लोग जैसे बोलते हैं ना, उनके अंदर मेलेनिन बहुत ज़्यादा होता है, और गोरे लोग के अंदर मेलेनिन कम होता है। तो ये मेलेनिन की वजह से हमारा कलर डार्क और वाइट रहता है। केराटिन क्या होता है, हेयर में जो प्रोटीन होता है, हेयर में हमारे बाल में जो प्रोटीन है केराटिन है वो। बोन्स में क्या होता है, ओसिन रहता है, ठीक है, ओसिन हमारे बोन्स में रहता है। अब सेल्स के अंदर हमारे वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वेरियस एंजाइम्स रहते हैं। सेल्स के अंदर तो हमने अब भी पढ़ा था NADH2 FADH2 का भी नाम, बहुत सारे सेल्स में अंदर प्रोटीन्स रहते हैं। तो आप सिंपली 2 नाम तो लिख ही सकते हो, NADH2 एंड FADH2। पैंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन। इंसुलिन किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, हमें ग्लूकोज के। बिना इंसुलिन के हमारी बॉडी ग्लूकोज एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, ये अलग फंक्शन है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड, ये आपके ब्रेन में सिचुएटेड है, ये आपके ब्रेन में ये ग्लैंड है। जो आप बोलते हैं ना ग्रोथ हार्मोन, हाइट बढ़ने वाला हार्मोन, थायराइड हार्मोन, फिर सेक्स हार्मोन, सब कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3rd चैप्टर में इसका रोल आपको मालूम पड़ जाएगा। वेरियस हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। मसल्स के अंदर क्या होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन, फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, एक्टिन एंड मायोसिन। बहुत सारे एक्शन हमारा बॉडी करता है, तो आप उसे एक्टिन याद कर सकते हो। ब्लड के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कौन कैरी करके ले आता है, आरबीसी। और एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्या होते हैं, जो हमारे पैथोजेंस होते हैं ना, जो हमारी बॉडी से बाहर से आए हुए मटीरियल, जैसे कि इवन वायरस, बैक्टीरिया, ये हमारी बॉडी से बाहर से आए होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर में, तो इनको मारने के लिए एंटीबॉडीज यूज होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन लेके जाता है सेल तक। हम जो पढ़ रहे थे ना कि लंग्स से, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, ब्रीदिंग में लंग्स में हमारे O2 आता है, फिर वो हार्ट के पास जाता है, फिर हार्ट से हमारे वेरियस टिश्यू के बाद टिश्यू से सेल के पास, फिर वो यूज़ करता है। तो जो ये लेके जाता है वो ब्लड रहता है, और ब्लड के अंदर होता है आरबीसी, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन, ये लेके जाता है। तो ये प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये करना है, एग्जाम में प्रैक्टिस करके आना। ये क्या है, सब अमाइनो एसिड्स, और बहुत सारे अमाइनो एसिड से क्या बनता है, प्रोटीन। अब एक्सेस ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोटीन आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। ये ध्यान रखना कि अब एक्सेस ऑफ प्रोटीन का क्या होता है। एक्सेस ऑफ ग्लूकोज का मैंने तो बता दिया, ग्लाइकोजन बना के वो लीवर जो स्टोर कर लेता है। आर नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी, ये स्टोर नहीं किया जाता, दे आर ब्रोकन डाउन एंड द अमोनिया इज फॉर्म्ड and which is eliminated out of the body. If necessary, excess of proteins are converted into useful substances like glucose थ्रू दी प्रोसेस ऑफ ग्लूकोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस, जेनेसिस मतलब बनना, तो किसका बनना, ग्लूकोज का बनना। अब यार देखिए, जो मैं बेगर का बात कर रहा था ना कि प्रोटीन यूज़ करने लगता है वो, या हमारी बॉडी जब शॉक में रहती है, एनर्जी शॉक में रहती है, तो हमारा बॉडी ग्लूकोज तोड़ता है। तो जो बेगर का है उसकी कंडीशन में क्या हो चुकी है, उसकी प्रोटीन जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं ग्लूकोज में, क्योंकि बॉडी को एनर्जी चाहिए, वो किसी ना किसी को तोड़ के अंत तक यूज़ करता ही रहेगा। तो एक्सेस ऑफ ये क्या किस में कन्वर्ट करता है, अमोनिया में। या तो कभी कभी खुद बॉडी में ये अमोनिया क्या आता है, हम लोग टॉयलेट के थ्रू
इसे बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। जैसे कि आप बहुत सारे टॉयलेट रूम में गए होंगे तो वहाँ स्मेल आती है, तो वो अमोनिया की स्मेल होती है, ठीक है। सो या तो हमारी बॉडी खुद को अगर अमोनिया के फॉर्म में नहीं करना तो क्या कर लेती है, कभी कभी अगर देखती है कि बॉडी में खुद की ग्लूकोज की कमी, तो वो ग्लूकोजेनेसिस प्रोसेस फॉलो कर लेती है। प्लांट प्रोड्यूस नेसेसरी अमाइनो एसिड्स फ्रॉम minerals de novo and thereby produce different proteins. An enzyme Rubisco, important 1 मार्क के लिए, present in the plant क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जिसकी वजह से जो हमारा प्लांट है वो कैसा दिखता है, ग्रीन दिखता है। इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन फाउंड इन द नेचर बिकॉज ग्रीन लीव्स बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा है, क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होने से रिबिस्को एंजाइम भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए यही बोल रहा है प्लांट्स ऑल्सो प्रोड्यूस प्रोटीन। ये बेसिक डाउट रहता है। ये बेसिक डाउट कैसा है, मतलब कि बहुत सिंपल सी बात है जो जाननी चाहिए कि प्रोटीन कहाँ होता है, कहाँ से आ रहा है। अदरवाइज जो कम पढ़े लिखे थे या इनको जिनको मतलब नॉलेज कम रहता है तो वो ये सब चीज़ों को रैंडमली डिस्कस करते हैं कि ऐसा है वैसा, वो खाओ, जैसा वो प्लांट खाने से मना करेंगे कि नहीं खाना चाहिए, उसमें क्या प्रोटीन मिलेगा, लेकिन नहीं, प्रोटीन कम मिलेगा, अमाउंट में प्रोटीन कम मिलेगा, लेकिन जो वैरायटी ऑफ प्रोटीन मिलेगा वो अपने को बोलते हैं ना, जो हैन होता है उससे नहीं मिलेगा, या जो रेड मीट होता है उससे नहीं मिलेगा। रेड मीट में एक ही 2 टाइप के प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में, वहीं प्लांट में अलग अलग प्रोटीन है, तो आप वैरायटी में डील कर रहे हो। The substances formed by specific chemical bond between fatty acid and alcohol are called as the lipids. ठीक है, केमिकल बॉन्ड मतलब क्या, एक बॉन्ड है किसके बीच में, फैटी एसिड्स होते हैं, उसमें कौन अटैच होता है, अल्कोहल, बस सिंपल सा बात है। सो स्ट्रक्चर formed by the bondage between fatty acid and alcohol is called as a lipid. Simple. Digestion of lipids कंज्यूम्ड बाय अस इज नथिंग बट, प्रोटीन का हमने लास्ट में डिस्कस किया था, ठीक है, अमाइनो एसिड सा होता है, ये कैसे कैसे होता है वो हमने डिस्कस कर लिया था। उसका एनर्जी 4 किलो कैल, ये उसका याद रखना, कार्बोहाइड्रेट का हमने 4 किलो कैल था, ये लिख देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है, ये फिलिंग द ब्लैंक्स आता है कि कार्बोहाइड्रेट से कितनी मिलती है, 4 किलो कैल ऑफ एनर्जी, और ऐसे ही हमको प्रोटीन से कितनी मिलती है, सेम 4 किलो कैल ऑफ एनर्जी, लेकिन वहीं लिपिड से हमें मिलती है 9 किलो कैल ऑफ एनर्जी, ये ध्यान रखना आपको। Digestion of lipids consumed by us is nothing but their conversion into fatty acids and lipids. सिंपल सी बात है, वो बना किससे था, फैटी एसिड्स, और उसका बॉन्ड से अल्कोहल से जुड़ा हुआ था, और इसका डाइजेशन होगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो क्या बनेगा, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल बनेगा। अब हमको पता है ये फैटी एसिड किस में कन्वर्ट होता है, फिर से बताइए, हमने लास्ट अब भी इसके बुक के पिछले पेज पे डिस्कस किया था, वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये फिर इसमें पार्ट ले लेता है और ये भी उसको टूट के हमको अल्कोहल जैसे पर्ण में बना के देता है। इसका एग्जाम्पल हमने किस में दिया था, ईस्ट में, और ये किसका एग्जाम्पल है, एनारोबिक का। अगर यही फैटी एसिड्स हमारे जो बॉडी में है और एरोबिक में चला जाए, एरोबिक में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, लेकिन फॉलो कर लेगा क्रेब्स साइकिल, ठीक है, क्रेब्स साइकिल फॉलो कर लेगा, और क्रेब्स साइकिल के बाद वो क्या करेगा, अपना एनर्जी दे देगा 38 एटीपी वाला, सिंपल सा बात है। अभी फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड अप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन दी बॉडी, तो हर बॉडी में हमारे क्या था है, जैसे फैट से आपको दूर नहीं भागना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे आज सिंपल बात बता रहे थे कि कुछ लोग फैट कम करते हैं अपने, जैसे वो लोग को सोसाइटी में आगे बढ़ते हैं, आपकी उम्र बढ़ेगी तो आप सेल्फ कॉन्शियस होते जाते हो, तो आप फैट्स छोड़ते जाते हो कि मुझे लीन दिखना है, सुंदर दिखना है, लेकिन आपकी बॉडी में ब्यूटी जो आती है वो फैट की वजह से आती है। अगर आपकी बॉडी में अच्छा खासा फैट है तो आप लो करते हो, प्लस आपका जो ब्रेन है वो फैट पे चलता है, ब्रेन जो है वो फैटी मटेरियल से बना हुआ है, तो आपके ब्रेन को अगर काम करना है तो आपको 2 चीज़ पे बहुत देना पड़ेगा, फैट प्लस ऑक्सीजन। आप जितना ज़्यादा ब्रीथ करते हो इतना ज़्यादा अपना दिमाग काम करता रहता है। तो ये लोग जो फैट छोड़ते हैं उनका दिमाग जो रहता है वो धीरे धीरे स्लो करना हो जाता है, तो आपने देखा रहेगा जो फैट को रोकते हैं, जो बोलते हैं ना पतला होने के उसमें रहते हैं, उनका जो रहता है स्लीप बहुत करते हैं,
वो लोग, क्योंकि उनका दिमाग कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है इन द सेंस वो इतनी एनर्जी नहीं ले पा रहा है जो उसको ज़रूरत है। तो ये एक उसके साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आपको फैट छोड़ना नहीं होता है, आपको क्या करना, तो फैट अच्छे वाले कंज्यूम करने होते हैं। हर कोई जैसे बोलते हैं ना ट्रांस फैट, वो सब नहीं लेना होता है, अच्छा फैट कंज्यूम करते रहिए हमेशा। फ्रॉम दोज फैटी डिफरेंट सेल वेरियस सब्सटेंसेज नेसेसरी टू दी themselves। बहुत सारे सब्सटेंस इससे बनते हैं। क्यों बोल रहा हूँ फैटी एसिड से, क्योंकि फैटी एसिड से हमारी बॉडी का हार्मोन्स बनता है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये हार्मोन का इम्बैलेंस हमारी पूरी बॉडी को तोड़ देगा। लेकिन सब लोग सोचते हैं कि एक अच्छा दिखने के चक्कर में हम पूरा अंदर से, इनसाइड से हमारी बॉडी को तोड़ देते हैं, और वो लॉन्ग टर्म में जो हम अच्छा दिखना भी शुरू हो वो खराब हो जाता है, कुछ असर नहीं रहता, क्योंकि वो टेम्परेरी रहता है। लेकिन आप फैट अच्छा कंज्यूम करो, प्लस एक्सरसाइज करो, हर चीज़ मैनेज करो, तो आपका लॉन्ग टर्म गेन रहता है। एग्जाम्पल, द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज द फॉस्फोलिपिड्स। जब लिपिड में फॉस्फोरस ऐड जाता है उसे फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं, विच आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने सुना रहेगा प्रोटीनस मेम्ब्रेन रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है आर फॉर्म्ड बाय द फैटी एसिड। ये हमारे सेल के उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, आप अपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े रहेंगे। बिसाइड्स फैटी एसिड्स आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, जैसा मैं बोल रहा था, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से ये फीमेल हार्मोन है, प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन, जिसकी वजह से उनका फीमेल कैरेक्टर आता है। टेस्टोस्टेरोन ये मेल कैरेक्टर लाता है, जैसे ये दाढ़ी मूंछ आना लड़कों में, ये सब। एंड एल्डोस्टेरॉन, तो ये फैटी, इनका नाम में स्टेरॉन है, स्टेरॉन मतलब स्टेरॉइड। स्टेरॉइड ये फैटी एसिड से बना होता है, फैटी एसिड आता है लिपिड से। तो ये सब खाना इतना ज़रूरी होता है, लेकिन हम लोग क्या उन्हें क्यों छोड़ रहे हैं, ये अवेयरनेस फैल नहीं रही है। एंड द कवरिंग अराउंड द एक्सॉन्स, देखिए, ऑफ नर्वस सेल्स। एक्सॉन्स क्या होते हैं, ये आप लोग लोअर स्टैंडर्ड पढ़े हैं ऑलरेडी। माइलिन शीथ आप लोगों ने सुना रहेगा। तो ये हमारा ये ऐसा ब्रेन रहता है, इसमें ये एक्सॉन एंड साइटॉन्स रहते हैं। तो ये जो इसके ऊपर ये कवर रहती है ऐसी, हम लोग पढ़े ना, ये रहता है वाइट मैटर। ये वाइट मैटर क्यों दिखता है, एक्सॉन जो रहते हैं एंड साइटॉन होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये जो माइलिन शीथ है ये हमारे ब्रेन की, ये बनी होती है फैट से। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस आपको याद रखना है कि लाइफ लॉन्ग अगर ये वीडियो देखने के बाद आप लोग थोड़े भी अगर हिट करते हो तो फैट अच्छे वाला हमेशा कंज्यूम करते रहना, छोड़ना मत इसको। चाहिए तो एक्सरसाइज ज़्यादा करना, लेकिन फैट मत छोड़ना, वरना आप इंटरनली पूरा का पूरा तुकते रहोगे। तो ऐसे हमको मालूम है, फिर यहाँ पे अपना केमिकल मटेरियल होता है, फिर एक्सॉन फाइल अपना साइटॉन और एक्सॉन कंटिन्यू होते रहते हैं ऐसे बॉडी में। तो ये इसी को माइलिन शीथ कहते हैं। इसकी जिसने डिस्कवरी की थी उसको नोबेल प्राइज़ मिला, उसका फंक्शन बताने के लिए, माइलिन शीथ बनती कैसे है, उसका फंक्शन क्या है, ये सब बताने के लिए नोबेल प्राइज़। तो इतना इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोचिए इसके लिए इतना साइंस कम्युनिटी अवेयर है। और हम लोग सिर्फ नॉर्मल से इंसान जिनको साइंस हमको इतना आता भी नहीं, हम इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ को छोड़ दे रहे हैं। तो हमारा नर्वस सिस्टम भी है, तो इतना सारा चीज़ फैट का है। आपने कार्बोहाइड्रेट के लिए एनर्जी के अलावा कुछ पॉइंट नहीं पढ़ा होगा, प्रोटीन का बॉडी बिल्डअप और मेगा माइक्रोमोलिक्यूल के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। लेकिन आपने देखा लिपिड के अंदर आप कितना इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ रहे हो, एग्जाम्पल के साथ आप पढ़ रहे हो। वी गेट 9 किलो कैलोरी, इंपॉर्टेंट 9 किलो, जैसे मैंने पिछले साइड में मेंशन किया था कि 9 किलो कैल हमको एनर्जी मिलती है, 4 किलो कैल कार्बोहाइड्रेट से, 4 किलो कैल हमको प्रोटीन से। किलो याद रखना है, कैल नहीं लिखना है, किलो कैल लिखना है, के कैल, ये याद रखिए, किलो कैल है ये, पर ग्राम ऑफ लिपिड, सेम पर ग्राम से। एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन आडिपोज टिश्यू। आडिपोज टिश्यू कहाँ पे होते हैं, जैसे किसी के नोज के अराउंड, बहुत जहाँ जहाँ आपको ये जो स्वेट बहुत होता है वो सब रीजन, थाई, ये सब आडिपोज टिश्यू के होते हैं। आडिपोज टिश्यू फीमेल में ज़्यादा होता है, मेल में कम होता है, इसलिए फीमेल थाइज जो रहते हैं वो थिक रहते हैं और मेल के थाई थोड़े थिनर रहते हैं। मस्कुलैरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ। तो ये क्यों होता है फीमेल में, क्योंकि उनको प्रेगनेंसी मेंटेन करनी होती है और मेल को वहीं कुछ नहीं करना होता है उसका। सो आडिपोज टिश्यू वहाँ पे होता है। टिश्यू बहुत अच्छी टॉपिक है, आप लोग 9th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ा रहेगा। अब आते हैं हमारे विटामिन के बारे में। अब हमने देखो कार्बोहाइड्रेट कर लिया, उसका क्या होता है बॉडी में वो कर लिया, फिर हमने हमारे प्रोटीन के बारे में कर लिया, फैट के बारे में कर लिया। अब ये पूरा का पूरा रहेगा हमारे विटामिन के बारे में।
ठीक है, देख रहे हैं आप टॉपिक कैसे जा रहा था। एक्चुअल में आपको लग रहा होता कि कुछ बहुत ज़्यादा प्रोसेस पढ़ना है, लेकिन हमको तो ये न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा रहा है, तो यही बात है एक्चुअली। विटामिन आर ग्रुप ऑफ हेट्रोजिनस कंपाउंड। हेट्रोजीनियस कंपाउंड मतलब कि अब सब अलग अलग है, जैसे विटामिन ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है। ऐसे विटामिन बी के बहुत सारे पार्ट हैं, B12, B1, B2, B3, B4, ऐसे बहुत ज़्यादा है। तो हेट्रोजीनियस मतलब बहुत टाइप के कंपाउंड्स हैं। ईच इज एसेंशियल, हर एक की जरूरत है फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेसेस इन दी बॉडी। तो आपको विटामिन के बारे में लोअर स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मुझे इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। देयर आर मेन 6 टाइप्स ऑफ विटामिन, तो 6 ही हैं, ABCDEK। आउट ऑफ दिस अडेक, इसको आप अडेक करके याद करते हो या तो कीड़ा करके याद कर सकते KEDA, जो फैट सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल मतलब क्या, अगर आप फैट सोल्यूबल मतलब कोई फैट चीज लो, तेल ले लो, यहाँ पे ऑयल ले लो, तो ऑयल के अंदर अगर ये डालोगे, ये ADE अडेक या कीड़ा डालोगे तो ये डिजोल्व हो जाएंगे। आपको पता है जैसे कि शक्कर पानी में कैसे घुल जाता है, वैसे ही ये जो विटामिन के टाइप हैं, K है, E है, D है, A है, ये सीधा का सीधा घुल जाएगा किसके अंदर, फैट्स के अंदर या ऑयल के अंदर। पानी नहीं लेना यहाँ पे। लेकिन B और C जो होता है, डेटा सोल्यूबल इन वाटर, तो पानी में जब BC डालोगे तो पानी में वो लोग घुल जाएंगे। नहीं तो अगर BC को ऑयल में डालोगे तो ऊपर तैरते रहेंगे, वो घुलेंगे ही नहीं। ठीक है। We have seen that FADH2, NADH2 are produced in the process like glycolysis and Krebs cycle. Vitamins like riboflavin, जैसे मैंने बताया इसका टाइप रहता है B2। अच्छा, विटामिन B से होता है ब्यूटी, B फॉर ब्यूटी। आपको अगर बॉडी के जो भी ब्यूटीफुल अगर दिखने की जरूरत है, आपको विटामिन B कंज्यूम करना चाहिए अच्छी खासे अमाउंट में। सिंपल सा कोड है। एंड निकोटीन अमाइड, विटामिन B5 रिस्पेक्टिवली आर नेसेसरी फॉर देयर प्रोडक्शन। तो ये इनके प्रोडक्शन के लिए ध्यान रखना कि FADH2 और NADH2 के फंक्शन के लिए कौन से जरूरत होते हैं, राइबोफ्लेविन FADH2 के लिए और निकोटिनामाइड NADH2। उनके नाम भी कैसे हैं, फ्लेविन, आपने नाम पढ़ा था ना फ्लेविन, तो फ्लेविन से देखो राइबोफ्लेविन है, रिलेटेड नाम है। और निकोटिन अमाइड आपने NADH2 के फुल फॉर्म में पहला लेटर वही पढ़ा था, देखिए तो निकोटिन अमाइड से बनता है। तो सोचिए विटामिन, फिर FADH2, फिर क्रेब्स साइकिल, हमारा ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज, ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन, कितना लिंक्ड है ये सब, तो आप सब समझते जाएंगे। अब बात रही लास्ट, हमारा विटामिन भी हो गया, मिनरल्स भी हो गए, अब रहा वाटर का पार्ट। वाटर भी एक न्यूट्रिएंट है। देयर इज अबाउट 65 to 70% वाटर इन आवर बॉडी। ये परसेंट पूछता है एग्जाम में, याद रखना आप लोग इतना अपने को मत समझिए कि जैसे कि आपको नंबर्स नहीं पढ़ना है। नंबर्स नहीं पढ़ना होता है अपर स्टैंडर्ड्स में, जब आप बोलते हैं ना TY पढ़ते रहते हैं, TY BCom, TY BSc कर रहे हैं या TY BA कर रहे हैं, तो तब आपको नहीं जरूरत होती नंबर्स क्रैम करने की। लेकिन ये स्टेज में आपको नंबर्स बहुत ज़्यादा याद करना है, दो हिस्ट्री का करना पड़े या साइंस का, नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच सेल कंटेन्स 70% ऑफ वाटर, वेट बाय वेट। अगर एक 100 ग्राम का सेल है तो उसमें 70 ग्राम वाटर होता है, ये बोल रहा है वेट बाय वेट। इसको वेट बाय वेट, ये ग्राम में तो ये भी ग्राम में लेना होता है, इसको वेट बाय वेट बोलते हैं। एक होता है वेट बाय वॉल्यूम, उसकी जरूरत नहीं है आपको अभी जानने की। ब्लड प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स 90% ऑफ वाटर। अब देखो, जो प्लाज्मा होता है वो अलग होता है, ब्लड अलग होता है। इसी को लेके बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किस में कितना परसेंट लिखना है, वो मैं बताता हूँ, पहले इसे पढ़ लेते हैं। फंक्शनिंग ऑफ सेल्स and thereby whole body disturbs even if there is little loss of water from the body। जैसे कि कैसे फंक्शनिंग, आप सिंपल सा सोचिए, आप बहुत दौड़ रहे थे, रेस में बहुत दौड़े, और दौड़ते दौड़ते आपकी बॉडी आपको बोलती है अब मत दौड़ो, लेकिन आप फिर भी कंटिन्यू कर रहे हो, आपका पसीना लॉस होते रहता है। तो पसीने के साथ साथ आपका क्या होता है, मिनरल्स भी लॉस होते रहते हैं, अल्टीमेटली आप बेहोश हो जाते हो। ठीक है, तो उसके वजह से क्या हो जाता है, आपका बॉडी देखिए आपका नॉर्मल फंक्शनिंग करना ही बंद कर दिया, ब्रेन बंद हो गया, आपका बॉडी स्ट्रेस में आ गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, पूरा फंक्शन रुक गया कि नहीं। तो वही बात बोल रहा है कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी डिस्टर्ब्स द होल फंक्शन ऑफ द बॉडी, हेंस वाटर इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट। इसलिए पानी पीते रहना चाहिए आप लोग, अलॉन्ग विथ ऑल अबव मेंशन न्यूट्रिएंट्स, फाइबर्स ऑल्सो। अब रहा 6 हमारा फाइबर। फाइबर क्या होता है, ये बॉडी हमारी यूज़ नहीं करती, ये क्या करती है, जो हमने खाया है उसको निकालने के लिए उसका यूज़ करते हैं फाइबर्स का। समझे, फाइबर्स हमको कुछ न्यूट्रिएंट नहीं देता, लेकिन वो क्या काम करता है, जो हम खाएं उसे बॉडी से बाहर निकालने के लिए। इनफैक्ट वी कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर। देखिए हम डाइजेस्ट को हम फाइबर को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, उसे हम पचा ही नहीं सकते। हाउएवर दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस
एंड ईजेशन, ईजेशन मतलब शरीर से बाहर निकालना, ठीक है, बॉडी से बाहर निकालना, ईजेशन का मतलब होता है ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। मतलब क्या, जो बॉडी का एनर्जी निकालना है, जो मटेरियल बचा उसे बॉडी से बाहर निकालना है, तो आपको ये लेना पड़ता है। जैसे कि कुछ लोग के घर में इसब घोल खाया जाता है। ये क्या करता है, आपके पेट में जाके आजू बाजू से पानी एब्जॉर्ब करता है, आपके वॉल से, स्टमक वॉल से पानी एब्जॉर्ब करता है, और जो एक्सेस ऑफ मटेरियल जो आपकी बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है, एक्सक्रीटा जिसे बोलते हैं, उसे बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये काम रहता है इनका, तो ये फाइबर का एक रोल निभाता है, इसब घोल जैसा चीज़, ठीक है। However, they help in digestion. We obtain fiber from the leafy vegetable, fruits and cereals. सिंपल बता रहा हूँ, वो जो आपने रेशे देखे ना, जैसे कि आपने स्वीट पोटैटो खाए रहेंगे, तो उसके अंदर बीच बीच में ऐसे फाइबर टाइप रहता है एक मटेरियल, वही है फाइबर। फिर मैंगो के अंदर भी एक स्ट्रिंग टाइप, एक रस्सी टाइप ऐसे अंदर से आप जब निकालते हो तो ऐसे दिखता है सरफेस पे ऐसे, तो वो भी जो रहता है फाइबर रहता है। इवन बनाना जब पील करते हो तो कुछ कुछ उसके ऊपर ऐसे फाइबर टाइप रहते हैं, वो फाइबर है। वो सब लोग छोड़ देते हैं जबकि वो खाना चाहिए, हमको इजीली मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब फाइबर का, तो हमने सब न्यूट्रिएंट्स के बारे में कर लिया। तो मैं आपको प्लाज्मा और ब्लड के बारे में बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा होल ब्लड है। जब इसे मैं सेंट्रीफ्यूज मतलब क्या, एक मशीन होती है जो इसे गोल 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 गोल, इसमें समझो मैं यहाँ पे एक ब्लड सैंपल, ये ब्लड सैंपल आपका कल लेते हैं ना, वो रहता है। ब्लड सैंपल बहुत सारे ऐसे डाल दिया हूँ। सेंट्रीफ्यूज मतलब इसको गोल 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 घुमाती है, तो गोल गोल घुमाने से क्या होता है, जो गाढ़ा मटेरियल रहता है वो नीचे सेट हो जाता है, जो हल्का मटेरियल था वो ऊपर आता है। देखिए, तो ये जो है, ये आपका प्लाज्मा रह जाता है। प्लाज्मा, व्हाट इज प्लाज्मा? ब्लड माइनस, ब्लड में से आप जब आरबीसी, दैट इज इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं आरबीसी को, और फैट्स, प्लेटलेट्स, ये सब निकाल दो, आरबीसी को मेनली निकाल दो, तो आपका जो बचता है दैट इज प्लाज्मा। ये आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो आपकी बॉडी में तो ये जो प्लाज्मा होता है, इसमें 90% वाटर होता है, इसमें कितना है, 70% है। ध्यान रहेगा आज से आपको कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि जब ब्लड रहेगा तो उसके अंदर 70%, लेकिन ब्लड प्लाज्मा जब बोलेंगे तो 90% रहेगा, ठीक है। ये बता रहा है टोटल वॉल्यूम का कितना है, ये अलग चीज़ है 55। आपको कुछ ध्यान रखना है, तो वाटर का कंटेंट। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट भी ख़त्म होता है। अब हमारा जो सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है सेल डिवीजन एंड एसेंशियल लाइफ प्रोसेस। ये हम पार्ट 3 में कवर करेंगे आपके लिए, और वो वीडियो बहुत रोमांचक होगी क्योंकि उसमें बहुत अच्छे डिटेल में आपको, ताकि सब टर्म समझ में ऐसे समझाऊंगा। अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है तो इसे लाइक ज़रूर करना, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करते जाए, क्योंकि हम कंटिन्यू ये सीरीज़ लाते ही रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए बाय।